हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में आज हम रिवीजन करेंगे यूनिट नंबर 5 का, दैट इज वेक्टर कैलकुलस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वेक्टर कैलकुलस में कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ चुके हैं जिनका हमें आज रिवीजन करना है। तो देखिए, वेक्टर कैलकुलस में जो हमारा पहला चैप्टर है वो है वेक्टर डिफरेंशिएशन, जिसमें हमने सबसे पहले जो रिवीजन करेंगे वो है ग्रेडियंट। ठीक है ना, ग्रेडियंट के बाद डायरेक्शनल डेरिवेटिव आएगा और डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बाद हम पढ़ेंगे कर्ल एंड डाइवर्जेंस एंड देयर फिजिकल इंटरप्रिटेशन, है ना। ये हमारा थर्ड टॉपिक होगा वेक्टर डिफरेंशिएशन का। तो देखिए, वेक्टर डिफरेंशिएशन में हमारे पास तीन ही टॉपिक है, ग्रेडियंट, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, कर्ल एंड डाइवर्जेंस। तीनों के तीनों टॉपिक बहुत ज्यादा सिंपल है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। वेक्टर डिफरेंशिएशन से एक तो 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो हमेशा आता है और एक कम से कम एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा और कम से कम एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा। तो और बहुत ज्यादा आसान टॉपिक है, सभी स्टूडेंट इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये जो पूरी की पूरी यूनिट है वेक्टर कैलकुलस, ये आप लोगों को आसान तभी लगेगी जब आपको वेक्टर के बेसिक फॉर्मूले और बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आते होंगे। ठीक है ना। अगर आपको वेक्टर के फॉर्मूले और वेक्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप नहीं रिवाइज करेंगे तो आपको ये यूनिट आसान नहीं लगेगी। तो इस यूनिट को आसान ये तभी लगेगी जब आपको वेक्टर आता हो, है ना। और वो बहुत मुश्किल नहीं है। मैं सबसे पहले वेक्टर का ही आपको एक बार और रिवीजन कराऊंगा कि वेक्टर के कौन से फॉर्मूले और कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस यूनिट में यूज होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे वेक्टर इंटीग्रेशन की। वेक्टर इंटीग्रेशन और वेक्टर इंटीग्रेशन में सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे लाइन इंटीग्रल को। लाइन इंटीग्रल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है एकेटीयू में, और लाइन इंटीग्रल का जो यूज है वो 2 थ्योरम के अंदर है। कौन कौन से थ्योरम में? ग्रीन्स थ्योरम में भी हम लाइन इंटीग्रल का यूज करेंगे, स्टोक्स थ्योरम में भी हम लाइन इंटीग्रल का यूज करेंगे। इसलिए ये लाइन इंटीग्रल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा आसान भी है, कोई टफ टॉपिक नहीं है, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन पहले से ही आता है, हम बहुत इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं, है ना। चलिए, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सरफेस इंटीग्रल। अब देखिए, यहां पर कई स्टूडेंट्स ने कमेंट भी किया था कि सर आपने सरफेस इंटीग्रल के क्वेश्चंस नहीं कराए हैं। तो मैं बेटा आपको बता दूं, सरफेस इंटीग्रल हमें पता होना चाहिए सरफेस इंटीग्रल क्या है। बाकी जो सरफेस इंटीग्रल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है वो हम पढ़ेंगे कहां पर? स्टोक्स थ्योरम में एंड गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में। स्टोक्स थ्योरम एंड गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, दोनों ही थ्योरम में सरफेस इंटीग्रल का यूज होता है। तो सरफेस इंटीग्रल के जो क्वेश्चंस है वो सेपरेट नहीं आते हैं। सरफेस इंटीग्रल के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके स्टोक्स थ्योरम एंड गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अंदर ही आते हैं। इनमें सरफेस इंटीग्रल का यूज होता है। तो आपको सरफेस इंटीग्रल के क्वेश्चन सेपरेटली सॉल्व नहीं करने हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए, तो सरफेस इंटीग्रल की बात होगी। उसके बाद आता है वॉल्यूम इंटीग्रल। वॉल्यूम इंटीग्रल, अगेन वॉल्यूम इंटीग्रल को भी आपको सेपरेटली नहीं पढ़ना है। वॉल्यूम इंटीग्रल का आपका यूज होगा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में। तो यानी कि इस टॉपिक में अगर हम देखें तो हमारे पास कितने टॉपिक है वेक्टर इंटीग्रेशन में? एक हमारे पास है लाइन इंटीग्रल, है ना। लाइन इंटीग्रल के बाद हम रिवाइज करेंगे ग्रीन्स थ्योरम को, फिर हम रिवाइज करेंगे स्टोक्स थ्योरम को, और फिर हम रिवाइज करेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को। और इन तीनों ही थ्योरम का जो प्रूफ है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तीनों थ्योरम का प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये हमारा वेक्टर इंटीग्रेशन में टोटल 4 टॉपिक हैं जिनको हमें पढ़ना है, ठीक है ना। रही बात इनके एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वो क्वेश्चंस में ही इनकी एप्लीकेशंस भी होंगी, है ना। क्वेश्चन खुद एप्लीकेशन होंगे ग्रीन्स थ्योरम और डाइवर्जेंस थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम के, ठीक। तो ये था हमारा सिलेबस जिसको हम आज रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो इस सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले आपको रिवाइज करना है वेक्टर, है ना। तो सबसे पहले एक बार और मैं आपको वेक्टर का रिवीजन करा देता हूं और बता देता हूं कि वेक्टर में कौन कौन से फॉर्मूले और कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमारे इस यूनिट में यूज होंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले, हाँ, इंट्रोडक्शन टू वेक्टर। तो देखिए, वेक्टर क्या होता है ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे, है ना। ये सब जानते हैं कि व्हाट इज वेक्टर, है ना। तो ये तो सिंपल सी बात है, ये बस इनका कोई यूज भी नहीं है, बस आपको ऐसे ही पता होना चाहिए कि वेक्टर क्या है और आप सब इतना जानते हैं ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन भी सभी को आता होगा, है ना। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को? जैसे ये हमारा वेक्टर है, ये इसका इनिशियल पॉइंट, ये टर्मिनल पॉइंट, है ना। तो इनिशियल पॉइंट ए, टर्मिनल पॉइंट बी, तो इस वेक्टर को कैसे लिखेंगे? ए बी वेक्टर।
या अगर इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ए है तो आप ए के ऊपर वेक्टर लगा सकते हैं, है ना, ए के ऊपर एरो का साइन लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, वेक्टर बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट आपको मालूम ही है। अब अगर इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, आप वेक्टर के दोनों तरफ मॉड लगा देंगे तो ये इस ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, या फिर ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या केवल अगर आप ए लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि इस वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट यूनिट वेक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। यूनिट वेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिट वेक्टर का यूज बहुत जगह पर हमें करना है इस यूनिट के अंदर, और खास करके वेक्टर डिफरेंशिएशन में यूनिट वेक्टर का बहुत ज्यादा यूज है। अब देखो यूनिट वेक्टर होता क्या, ध्यान दीजिए। पहली बात तो यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम यहां पर क्या करते हैं, कैप का यूज करते हैं, एरो की जगह पर हम कैप का यूज करते हैं। बात समझ में आ रही, यूनिट वेक्टर के लिए कैप का यूज होता है। उसके बाद अगर आपको देखिए, आपको सिंपल है, आपको सिर्फ इतनी बात दिमाग में रखनी है कि किसी भी वेक्टर का अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना हो तो आप उस वेक्टर को, उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। देखो यूनिट वेक्टर ए का, हमें ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या किया, ए वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो आपको सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है कि किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दें तो उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मिल जाता है ना। और यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर बहुत आसान टॉपिक है, मतलब बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। देखिए क्या होता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब है कि अगर आपको मान लीजिए कोई भी पॉइंट दिया है, जैसे 1 2 3 आपको पॉइंट दे दिया है ना, जैसे यहां पर हमने ले लिया एक पॉइंट XYZ, और आपको इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है कि इस पॉइंट को आपको ओरिजिन से ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना, ओरिजिन से ज्वाइन करना पड़ेगा, और ओरिजिन से जब ज्वाइन करेंगे तो ये जो वेक्टर बनेगा इस वेक्टर को हमें लिखना है। तो किसी भी पॉइंट का अगर आपको पोजीशन वेक्टर लिखना हो तो आपको कुछ नहीं करना, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के साथ IJK लगा दीजिए तो वो पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। जैसे P का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, OP, और OP क्या होगा, देखो XI कैप YJ कैप ZK कैप। कितना आसान है पोजीशन वेक्टर को लिखना, है ना। अब पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाएगा, किसी भी वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड लिखना है तो आपको क्या करना होगा, आपको IJK के जो कोफिशिएंट है ना, इनका स्क्वायर करेंगे और इसका रूट ले लेंगे तो आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। तो किसी भी वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड लिखना है तो आप क्या करेंगे, उस वेक्टर के जो I, J और K के कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मतलब I के बराबर में जो लिखा है, J के बराबर में जो लिखा है और K के बराबर में जो लिखा है, इन सब का स्क्वायर करेंगे, इसका रूट ले लेंगे तो आपके पास इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। मैग्नीट्यूड निकालना आपको आना चाहिए, क्यों, क्योंकि देखो यहां पर इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से तो डिवाइड करना है, और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूले से, है ना। IJK को कोफिशिएंट का स्क्वायर करो और रूट ले लो, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो ये होता है हमारे पास पोजीशन वेक्टर। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, यहां पर IJK क्या है ये आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए, और मैं समझता हूं सभी को मालूम होगा। I होता है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ X एक्सिस, J होता है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ Y एक्सिस, और K होता है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ Z एक्सिस, ठीक है ना। तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर ध्यान दें, देखिए जो X और Y है तो XY से जो प्लेन बनता है उसको XY प्लेन बोलते हैं, जो YZ से प्लेन बनता है उसको YZ प्लेन बोलते हैं, और जो X और Z एक्सिस से प्लेन बनता है उसको XZ प्लेन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सब बेसिक बातें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट देखिए, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले वेक्टर को कैसे लिखा जाता है। देखिए अगर आपको दो पॉइंट दे रखे, जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉइंट आपको A दिया, दूसरा पॉइंट आपको B दिया, इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इस लाइन का आपको वेक्टर लिखना है। कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है इसका वेक्टर लिखना। देखिए कैसे लिखा जाएगा, आप इसमें आगे वाले पॉइंट में से पीछे वाले पॉइंट को माइनस कर दीजिए। जैसे x2 में से x1 माइनस करिए, y2 में से y1 माइनस करिए, और z2 में से z1 माइनस करिए, तो और इनके साथ लगा दीजिए IJK। तो देखो x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप, ये हमारा हो जाएगा AB वेक्टर। तो कितना आसान है दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले वेक्टर को लिखना, बहुत ज्यादा आसान है। और अब इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकालने का तो वही तरीका है, I के कोफिशिएंट का स्क्वायर, J के कोफिशिएंट का स्क्वायर और K के कोफिशिएंट का स्क्वायर। और आपको याद होगा इसी
फॉर्मूले को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस फार्मूला। दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस यही होता है ना। चलिए आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको भी देखिए जरा एक बार। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, जरा ध्यान देंगे इधर। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट? देखिए अगर हमारे पास दो वेक्टर है, एक ए और एक बी, एक ए और एक बी, है ना, हमें इन दोनों को ऐड करना है, दो वेक्टर को ऐड करना है। तो देखिए दो वेक्टर को ऐड अगर आपको करना है तो बहुत ज्यादा आसान है। क्या करेंगे? आई का कोफिशिएंट आई के कोफिशिएंट के साथ ऐड कर दीजिए, जैसे a1 प्लस a2। जे का कोफिशिएंट जे के साथ ऐड कर देंगे और के का कोफिशिएंट के साथ ऐड कर देंगे और दो वेक्टर हमारे ऐड हो जाएंगे। ठीक। सब्ट्रैक्ट करना हो, अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना हो तो क्या करेंगे? आई का कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट से माइनस कर देंगे, जे के कोफिशिएंट को जे के कोफिशिएंट से और के कोफिशिएंट को के कोफिशिएंट से। ये भी आसान हो गया। तीसरा पॉइंट है कि दो वेक्टर बराबर कब होते हैं, दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं? तो देखिए दो वेक्टर इक्वल तभी होते हैं जब उनके आई का कोफिशिएंट आई के बराबर हो। देखो ये दोनों वेक्टर तभी इक्वल हो सकते हैं जब आई का कोफिशिएंट है क्या? a1 और यहां पर क्या आई का कोफिशिएंट a2। जब a1 a2 के बराबर हो, b1 b2 के बराबर हो और c1 c2 के बराबर हो, तभी हम कह सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर क्या है? इक्वल है, वरना ये इक्वल नहीं होंगे। ठीक है। चलिए उसके बाद अब देखिए हमारे पास आता है स्केलर मल्टीप्लीकेशन, है ना, या मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर। देखिए वेक्टर में तीन मल्टीप्लीकेशन आते हैं। एक मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर, है ना, दूसरा आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर, है ना। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर में दो मल्टीप्लीकेशन होते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। यानी कि तीन टाइप के मल्टीप्लीकेशन हो गए, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान दीजिए। स्केलर मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो स्केलर आई के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, जे के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, के साथ भी होगा। देखो यहां पर हमारे पास ये ए वेक्टर है, इसको हमने एक स्केलर हमारे पास लैम्डा, स्केलर मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इस लैम्डा से मैंने इस वेक्टर को मल्टीप्लाई किया तो ये लैम्डा आई वाले आई के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, जे के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ। तो इस तरह का जो मल्टीप्लीकेशन होता है उसको हम स्केलर मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं। अब देखो हम वेक्टर डिफरेंशिएशन में पहला टॉपिक पढ़ेंगे ग्रेडियंट। जो ग्रेडियंट होता है उसमें हम स्केलर मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, स्केलर मल्टीप्लीकेशन होता है ग्रेडियंट में। ठीक। उसके बाद दूसरा हमारे पास आता है स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, है ना। यहां पर दोनों वेक्टर होते हैं कि स्केलर मल्टीप्लीकेशन में एक वेक्टर होता है और एक स्केलर होता है। तो जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन के बाद क्वांटिटी आती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। यहां पर दोनों के दोनों वेक्टर होते हैं जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो यहां पर जो है स्केलर प्रोडक्ट है पहले, या डॉट प्रोडक्ट हम इसको बोलते हैं। जब आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी, मतलब ये कोई आपके पास रियल नंबर आएगा। बात समझ में आ रही है? तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वेक्टर नहीं होता है, रियल नंबर होता है, स्केलर होता है। बात समझ में आ गई? अब यहां पर देखिए अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी तो इनके बीच में कुछ एंगल भी होगा। तो अगर आप इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना चाहते हैं तो यहीं से आपको एंगल आ जाएगा। तो cos थीटा का फॉर्मूला यहां से फाइंड कर लेंगे और cos थीटा का फॉर्मूला आएगा a डॉट बी, ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका भी हम कई जगह पर यूज करेंगे जब हमें दो वेक्टर के बीच में एंगल कैलकुलेट करना होगा। तो अगेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया डॉट प्रोडक्ट जो होता है रियल नंबर होता है ना। अब अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, आपस में दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, मतलब दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखिए cos 90 हो जाएगा, cos 90 0 होता है, सब 0 हो जाएगा। ठीक। अब ये जो वाला जो प्रोडक्ट है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट हम कहां करेंगे? देखिए हम ग्रेडियंट के बाद टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट डाइवर्जेंस पढ़ेंगे उसके बाद, है ना। तो डाइवर्जेंस में क्या होता है, यहां पर हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। डाइवर्जेंस में दो वेक्टर का क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है। तो डाइवर्जेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि ग्रेडियंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। डाइवर्जेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वहां पर डॉट प्रोडक्ट होगा। चलिए इसके बाद अगर हमारे पास तीन यूनिट वेक्टर है आई जे के, तो अगर मैं आई डॉट आई करूंगा तो 1 आएगा, जे डॉट जे करूंगा तो 1 आएगा, के डॉट के करूंगा तो 1 आएगा, है ना। क्यों आएगा? ये फॉर्मूले में रख के आप चेक कर सकते हैं। ठीक। अच्छा अगर अलग अलग होंगे आई जे 0 आएगा। क्यों आएगा आई जे? देखिए आई और जे के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, क्योंकि आई होता है एक्स एक्सिस के साथ और जे होता है वाई एक्सिस के साथ, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है। तो अगर मैं यहां पर फॉर्मूला लगाऊं तो यहां पर क्या हो जाएगा? आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड इंटू
cos 90, जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जीरो। ठीक है, चलिए उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। अगर आपको दो वेक्टर कंपोनेंट की फॉर्म में दे रखे हैं और दोनों का आपको डॉट प्रोडक्ट करना हो तो कैसे करेंगे? देखो बहुत ज्यादा आसान है, आप दोनों वेक्टर को लिखिए, आई के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई आई के कोफिशिएंट से कर दीजिए, मतलब a1 का मल्टीप्लाई a2 से, b1 का मल्टीप्लाई b2 से, a1 का a2 से, b1 का b2 से। याद रखिए साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है, साइन को नहीं छोड़ना है। a का मल्टीप्लाई a1 का मल्टीप्लाई a2 से, b1 का मल्टीप्लाई b2 से और c1 का मल्टीप्लाई c2 से। ये आप मल्टीप्लाई कर देंगे और बीच में लिख देंगे इनके साइन, तो आपके पास दोनों का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। ये अगेन इंपॉर्टेंट है। ये सब जितने भी मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं सब यूज करेंगे हम अभी जब पढ़ेंगे वेक्टर डिफरेंशिएशन और वेक्टर इंटीग्रेशन। आगे देखिए, अब आता है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, तो जब हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें ये फॉर्मूला मिलता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन कैप। और देखो क्योंकि यहां पर एन कैप आ रहा है, एन कैप क्या है? एक यूनिट वेक्टर है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। इसका मतलब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ही होगा, रियल नंबर नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? वेक्टर ही होगा। और यहां जो ये एन कैप है ना, ये यूनिट वेक्टर है। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर, जो आप जब आप दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपको जो नया वेक्टर मिलेगा, वो जो नया वेक्टर आपको मिलेगा ना, वो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। बात समझ में आ रही? यानी कि जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो ये दोनों वेक्टर मैंने इस बोर्ड के प्लेन में बनाए हैं। तो अगर मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो जो मुझे नया वेक्टर मिलेगा ए क्रॉस बी, वो इन दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। या तो उसकी डायरेक्शन इधर होगी या उसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी, लेकिन होगा परपेंडिकुलर। बात समझ में आ गई? चलिए उसके बाद यहां पर भी, यहां से भी हम साइन थीटा का फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं और यहां से साइन थीटा का फॉर्मूला आएगा ये। लेकिन अगर आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल पूछा है, एंगल पूछा है, तो आप एंगल को कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूले को यूज मत करना, क्योंकि इस फॉर्मूले से डिफिकल्ट हो जाएगा एंगल कैलकुलेट करना। पहला वाला जो फॉर्मूला था कॉस थीटा वाला, वहां से एंगल निकालना आसान होता है, तो हम एंगल निकालने के लिए उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है ना? चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ, अब एक और इंपॉर्टेंट बात, इसका यूज कहां पर होगा? देखिए अब हमारा वहां पर एक टॉपिक और था, कर्ल। जब हम कर्ल को फाइंड आउट करेंगे ना, तो कर्ल में हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ही करते हैं। यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन का यूज होगा ग्रेडियंट में, डॉट प्रोडक्ट का यूज होगा डाइवर्जेंस में, और क्रॉस प्रोडक्ट का यूज होगा कर्ल को कैलकुलेट करने में। तो अगर ये तीनों आपको आते हैं तो समझ लीजिए आपको ग्रेडियंट भी आता है, आपको डाइवर्जेंस भी आता है और आपको कर्ल भी आता है। अब हम चलते हैं आगे ना, इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, ए क्रॉस बी वेक्टर है, ये मैं आपको बता ही चुका हूं, है ना। दो नॉन जीरो वेक्टर है हमारे पास ए बी। अगर मैं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो यहां पर ध्यान देना, आपको ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है, जबकि डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी डॉट ए के इक्वल होता है, लेकिन यहां पर नहीं होता है, यहां पर माइनस आ जाएगा बीच में, है ना। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, यानी कि आप ऑर्डर को इंटरचेंज नहीं कर सकते क्रॉस प्रोडक्ट में, डॉट में कर सकते हैं। नाउ फॉर यूनिट वेक्टर यहां पर क्या होता है, यहां पर उल्टा है। अगर आप i का क्रॉस i के साथ करेंगे तो जीरो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि i और i के बीच में एंगल होगा 0 डिग्री, और यहां पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग i का मैग्नीट्यूड j का मैग्नीट्यूड, और यहां पर आ जाएगा साइन जीरो, और साइन जीरो जीरो होता है तो ये क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये आप देख लेंगे, ये मैं पहले भी आपको डिटेल में बता चुका हूं, है ना। तो फिलहाल हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए आगे देखें। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, क्योंकि जब हम कर्ल निकालेंगे तो कर्ल निकालने के लिए हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। यानी कि अगर आपको दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट करना है तो वो वेक्टर प्रोडक्ट डिटरमिनेंट की हेल्प से होगा। कैसे? देखो आपके पास एक वेक्टर दिया ए वेक्टर, दूसरा है आपके पास बी वेक्टर, आपको इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो कैसे करेंगे? तो आप क्या लिखेंगे? डिटरमिनेंट लिखेंगे, है ना। ये क्या है? डिटरमिनेंट है। पहली रो में आपका क्या आ जाएगा? आई जे के आ जाएगा, पहली रो में आई जे के। दूसरी रो में जो आपने पहले वेक्टर लिखा है ए, इस ए वेक्टर के कोफिशिएंट आएंगे a1 b1 c1, और थर्ड रो में आपका जो आपने दूसरा वेक्टर लिखा b, इसके कोफिशिएंट आ जाएंगे a2 b2 और c2। उसके बाद इस डिटरमिनेंट को ओपन कर लेंगे। डिटरमिनेंट को ओपन करना अब सभी बच्चों को बहुत अच्छे से आता है। इस डिटरमिनेंट को जैसे आप ओपन करेंगे आपको a क्रॉस b मिल जाएगा, और यही फॉर्मूला हमें बार बार कर्ल कैलकुलेट करने में यूज करना है। ठीक है ना? अब आगे चलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे, है ना।
स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज कहां होगा? देखिए अगर हमें कहीं पर भी ये प्रूव करना हो कि 3 वेक्टर कोप्लेनर है या नहीं है, तो वहां पर हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज करना पड़ेगा। कैसे? देखिए अगर हमारे पास मान लीजिए 3 वेक्टर हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, और इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करना है, तो ध्यान दीजिए, इसको ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, जितना मैं बता रहा हूं उतना सफिशिएंट आपके लिए। ए बी सी 3 वेक्टर हैं, इनका आपको स्केलर प्रोडक्ट करना है। क्या करना है? स्केलर प्रोडक्ट। तो ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया स्केलर प्रोडक्ट का। कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये भी डिटरमिनेंट की हेल्प से आएगा। अब यहां पर IJK नहीं आएगा, ध्यान देना, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब है कि यहां पर जो वैल्यू आएगी वो स्केलर होगी। कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहां पर पहली रो में पहले वेक्टर के कोफिशिएंट आ जाएंगे ए के, दूसरी रो में दूसरे वेक्टर के कोफिशिएंट आ जाएंगे, और तीसरी रो में तीसरे कोफिशिएंट के वेक्टर आ जाएंगे, तीसरे वेक्टर के कोफिशिएंट आ जाएंगे। और ये जो डिटरमिनेंट आपका बनेगा, इसको आप जैसे ही ओपन करेंगे आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि 3 वेक्टर कोप्लेनर कब होंगे? कोप्लेनर का मतलब होता है 3 वेक्टर जब एक ही प्लेन में लाई करते हैं तो उनको हम कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस बोर्ड के ऊपर 3 वेक्टर बना दूं तो वो तीनों वेक्टर कोप्लेनर होंगे। तो देखिए तीनों वेक्टर के कोप्लेनर होने की कंडीशन क्या है कि तीनों वेक्टर का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो 0 आना चाहिए। अगर 3 वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो तीनों वेक्टर कोप्लेनर हैं। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आपको यूज करना है। अब आगे चलते हैं। तो ये था हमारा वेक्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड बेसिक फॉर्मूले। आपने देखा बहुत ज्यादा आसान है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है ना। तो इनको एक बार अगर आप रिवाइज कर लेंगे अच्छे से तो आपको ये यूनिट वाकई में बहुत ज्यादा आसान लगेगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं यूनिट को ना। ग्रेडियंट सबसे पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रेडियंट, यानी कि हम स्टार्ट करेंगे पहले वेक्टर डिफरेंशिएशन। वेक्टर डिफरेंशिएशन, अब जरा ध्यान देना, वेक्टर डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, है ना। तो देखिए वेक्टर डिफरेंशिएशन करने के लिए हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर पैरामीटर है वो है डेल। क्या है? डेल, जिसको हम नेबुला वेक्टर ऑपरेटर भी बोलते हैं। नेबुला वेक्टर ऑपरेटर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी का यूज करते हैं वेक्टर डिफरेंशिएशन में। एक तरह से आप कह सकते हैं कि वेक्टर डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है डेल। अब ये डेल है क्या, जरा ध्यान देना। डेल की वैल्यू होती है आई कैप डेल बाई डेल एक्स, जे कैप डेल बाई डेल वाई, के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ये होता है हमारा डेल्टा। क्या होता है ये? डेल्टा। यानी कि डेल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और साफ साफ लिखा हुआ है नेबुला वेक्टर ऑपरेटर, यानी कि ये एक वेक्टर ऑपरेटर है। ठीक है, तो वेक्टर डिफरेंशिएशन करने के लिए हम वेक्टर ऑपरेटर का यूज करते हैं। इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए। जैसे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन करते हैं तो वहां पर डी बाई डी एक्स का यूज करते हैं या डेल बाई डेल एक्स का यूज करते हैं, वैसे ही वेक्टर डिफरेंशिएशन करने के लिए हम डेल का यूज करते हैं, हम नेबुला वेक्टर ऑपरेटर का यूज करते हैं। चलिए अब जरा ध्यान देना, ये हमारा हो गया डेल्टा। अगर इस डेल्टा का यूज आप स्केलर फंक्शन पे करेंगे, यानी कि अगर आपको स्केलर फंक्शन का वेक्टर डिफरेंशिएशन करना है तो आप इस ऑपरेटर को ऑपरेट करेंगे वेक्टर स्केलर फंक्शन पे। बात समझ में आ गई? तो अगर आप इस डेल का यूज स्केलर फंक्शन पे करेंगे तो आपको मिलेगा ग्रेडियंट। क्या मिलेगा आपको? ग्रेडियंट आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्या मिल जाएगा आपको? ग्रेडियंट। तो आपको ग्रेडियंट कब मिलेगा? जब आप इस डेल्टा ऑपरेटर का, है ना, जब आप इस वेक्टर ऑपरेटर का यूज करेंगे स्केलर फंक्शन पे। और कैसे यूज होगा ये स्केलर फंक्शन पे? देखो कुछ नहीं करना, आपको डेल क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। फाई क्या है? एक स्केलर फंक्शन है। तो आप इस डेल का और फाई का स्केलर मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्या करेंगे? स्केलर मल्टीप्लीकेशन। यानी कि ये जो फाई है ना, ये फाई आई के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, जे के साथ भी होगा और के साथ भी होगा, और उसके बाद हम इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये होगा हमारा ग्रेडियंट। अच्छा, अगर इसी वेक्टर ऑपरेटर का मैं यूज करूं कहां पर? वेक्टर फंक्शन पे, यानी कि इस वेक्टर को ऑपरेट करें हम वेक्टर फंक्शन के ऊपर, तो देखिए हमें क्या मिलेगा वेक्टर फंक्शन के ऊपर। तो अब जरा ध्यान देना, अगर डेल्टा भी वेक्टर है और यहां पर फाई जो वेक्टर फंक्शन है ये भी वेक्टर है, यानी कि इस बार दोनों वेक्टर हो गए। और अगर ये दोनों वेक्टर हो गए तो यानी कि इनके बीच में या तो डॉट प्रोडक्ट होगा या क्रॉस प्रोडक्ट होगा। अगर आपने इन दोनों के बीच में कर दिया डॉट प्रोडक्ट तो आपको मिलेगा डाइवर्जेंस, और आपने इन दोनों के बीच में कर दिया क्रॉस प्रोडक्ट तो आपको मिलेगा कर्ल। तो देखो आ गया ना, ग्रेडियंट में स्केलर मल्टीप्लिकेशन
डाइवर्जेंस में डॉट प्रोडक्ट और कर्ल में क्रॉस प्रोडक्ट, और ये हमें पहले से ही आता करना, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए अब हम इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं इनके ऊपर बेस। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे ग्रेडियंट के, है ना, ग्रेडियंट के। तो पहले थोड़ा सा ग्रेडियंट को समझ लेते हैं क्या होता है। तो ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन, यहां पर हमारे पास फाई क्या है, एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है ना। तो अगर मुझे इस फाई का ग्रेडियंट लेना है तो मैं क्या करूंगा, देखिए ग्रेडियंट फाई, ये क्या है, ग्रेडियंट फाई। तो ग्रेडियंट फाई क्या होगा, डेल फाई। डेल फाई मतलब डेल क्या है, वेक्टर ऑपरेटर, और फाई क्या है, एक स्केलर फंक्शन है। दोनों का क्या करेंगे, स्केलर मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अब देखो स्केलर मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, ये वेक्टर हो गया, ये फाई हो गया स्केलर। अब ये फाई क्या होगा, यहां भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये फाई यहां पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये फाई यहां पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तीनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ये। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपको किसी भी फंक्शन का ग्रेडियंट निकालना है तो आपको सीधे सीधे ये फॉर्मूला लगा देना है ना। डेल फाई अपॉन डेल एक्स, डेल फाई अपॉन डेल वाई, डेल फाई अपॉन डेल जेड, तीनों के साथ में आएगा आई जे के, और ये हो गया हमारा ग्रेडियंट फाई। अब ग्रेडियंट फाई को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो मेरे ख्याल से आपको ग्रेडियंट निकालने का फॉर्मूला आप क्लियर हो गया होगा। और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ग्रेडियंट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है। अब एक बात बताइए, जो ग्रेडियंट है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर तो है नहीं, है ना। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी। तो देखिए इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन ये है कि आप जिस भी फंक्शन का ग्रेडियंट निकाल रहे हैं, जैसे हमारे पास ये फाई फंक्शन है, अब ये फाई फंक्शन कोई ना कोई कर्व होगा। अगर मैं इस कर्व को ड्रॉ कर दूं और ये कर्व ऐसे आता है, तो देखिए ग्रेडियंट क्या होगा, ज्योमेट्रिकली ग्रेडियंट क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो जो ग्रेडियंट होगा वो एक वेक्टर होगा, और वो जो वेक्टर होगा ना, वो इस सरफेस पे, जो सरफेस आपने ड्रॉ किया या जो कर्व आपने ड्रॉ किया है, इस कर्व के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। यानी कि ग्रेडियंट, अगर हम सीधे सीधे बात करें तो ग्रेडियंट एक नॉर्मल वेक्टर है। ग्रेडियंट क्या है, एक नॉर्मल वेक्टर है। तो व्हाट इज डेल फाई, डेल फाई इज ए नॉर्मल टू द सरफेस, यानी कि याद रखना कि जो ग्रेडियंट है वो नॉर्मल वेक्टर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर। व्हाट इज ग्रेडियंट, नॉर्मल वेक्टर टू द गिवन सरफेस या गिवन कर्व। तो मेरे ख्याल से इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं आगे ना, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेडियंट। तो ये एक बार देख लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका कोई खास यूज यहां पर है नहीं, है ना। और ये प्रॉपर्टी बिल्कुल वैसी है जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में होती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे सीधे, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, ध्यान देंगे सब समझ में आ जाएंगे और इजिली आप कर पाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इफ फाई, फाई क्या है हमारे पास, एक गिवन फंक्शन है, स्केलर फंक्शन है, देख सकते हैं आप ध्यान से। स्केलर फंक्शन कैसे पता चला, इसमें आई जे के आई नहीं रहा, तो जब आई जे के आएगा नहीं तो फंक्शन स्केलर होगा, वेक्टर है नहीं ये। तो ये हमारे पास एक स्केलर फंक्शन है, हमें इसका ग्रेडियंट फाई करना है, इस ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है। हमें क्या फाइंड करना है, ग्रेडियंट फाई, मतलब इसका ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है किस पॉइंट पर, 2, 0, -2 पे। तो देखो क्या करेंगे, इसका ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है तो हम ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। आप ग्रेडियंट सीधे यहां पर लिखेंगे ग्रेडियंट फाई इक्वल टू, ये भी आप लिखना जरूरी नहीं है, ये तो मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके आपको बताया है। नहीं तो आप सीधे क्या करिए, सीधे ग्रेडियंट का ये फॉर्मूला लगा दीजिए, है ना। डेल फाई इक्वल टू, ये रहा हमारे पास आई डेल फाई अपॉन डेल एक्स, जे डेल फाई अपॉन डेल वाई, और के डेल फाई अपॉन डेल जेड। उसके बाद क्या करना है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। कैसे, देखो फाई क्या है, फाई ये लिखा हुआ है, तो इस फाई की जगह वैल्यू रखिए, इस फाई की जगह भी वैल्यू रखिए, और इस फाई की जगह भी वैल्यू रखिए। अब क्या करना है, अब करना है पार्शियल डिफरेंशिएशन, जो सभी बच्चों को बहुत अच्छे से आता होगा, है ना। पार्शियल डिफरेंशिएशन, जैसे यहां पर मुझे डेल बाय डेल एक्स निकालना है इसका, यानी कि इसको मुझे एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो जब मैं एक्स के रेस्पेक्ट में करूंगा तो बाकी सारे वेरिएबल कांस्टेंट मान के चलेंगे, तो y भी कांस्टेंट हो गया, z भी कांस्टेंट हो गया। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6xy, इन दोनों का हो जाएगा 0, तो ये हमारा डिफरेंशिएशन आ जाएगा। उसके बाद डिफरेंशिएशन करने के बाद हमारे पास जो ये क्वांटिटी आई है, इसमें एक्स वाई जेड आ रहा है ना, और हमें ये ग्रेडियंट निकालना था इस पॉइंट पर। तो x की जगह 2 पुट कर दीजिए, y जहां आ रहा है 0 पुट कर दीजिए, और z जहां पर आ रहा है -2 पुट कर दीजिए। तो जब आप ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 12j। कितना आसान आंसर है, और कितने आसानी से ये क्वेश्चन हो गया, ग्रेडियंट फाई इक्वल टू कितना आ गया, 12j आ गया। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन 2-2 नंबर में आपसे पूछे जा सकते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन फाई दे रखा है और ग्रेडियंट फाई निकालना है इस पॉइंट पर। तो अगेन वेरी
सिंपल क्वेश्चन, और आप इसको ट्राई कर सकते हैं, आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ध्यान से समझना, फाइंड ए यूनिट वेक्टर, आपको निकालना है यूनिट वेक्टर, कहां पर, नॉर्मल टू द सरफेस, यानी कि इस सरफेस के नॉर्मल आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है ना। अब देखिए हो सकता है कुछ स्टूडेंट को ये क्वेश्चन टफ लगे, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। देखिए कैसे, हमें यूनिट वेक्टर निकालना है इस सरफेस के, ये रहा हमारे पास सरफेस। देखो जो ग्रेडियंट होता है वो सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, यानी कि सरफेस के ऊपर नॉर्मल वेक्टर होता है। तो आपको कुछ नहीं करना, आप पहले इस सरफेस का ग्रेडियंट निकालिए गिवन पॉइंट पे, और जो ग्रेडियंट आप निकालेंगे वो ग्रेडियंट नॉर्मल वेक्टर होगा उस सरफेस के ऊपर, लेकिन हमें निकालना उस सरफेस के ऊपर यूनिट वेक्टर। तो जो नॉर्मल वेक्टर आपका आएगा उसी का तो यूनिट वेक्टर आपको निकालना होगा। तो पहले आप नॉर्मल निकालिए, और नॉर्मल वेक्टर से उसका यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है ये आपको आता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस सरफेस का ग्रेडियंट निकालना है। तो इसको आप मान लेंगे फाई। कैसे, देखिए ये जो आपको सरफेस दिया है इसमें से 3 को लेफ्ट में लाएंगे पहले। अब ये जो आपके पास आई क्वांटिटी, इसको फाई मान लेंगे। क्या मान लेंगे, फाई। ये हमारे पास गिवन सरफेस हो गया। फिर इसका निकालेंगे ग्रेडियंट। ग्रेडियंट निकालना मेरे ख्याल से अब आपको आ गया होगा। इस गिवन पॉइंट पर ग्रेडियंट निकालेंगे तो देखिए ये आ गया ग्रेडियंट, ये हमारे पास क्या आ गया, ग्रेडियंट आ गया। अब आप क्या करेंगे, जो ग्रेडियंट आपके पास आया है ना, ये ग्रेडियंट ही तो नॉर्मल वेक्टर है। किसके नॉर्मल है ग्रेडियंट, इस सरफेस के। यही तो इसका फिजिकल और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन था, है ना, कि जो ग्रेडियंट होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि जो ग्रेडियंट है वो नॉर्मल वेक्टर है सरफेस पे। तो हमारा सरफेस पे नॉर्मल वेक्टर हमें मिल गया, है ना। तो नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, ग्रेडियंट फाई के इक्वल होगा। अब देखिए क्या करेंगे, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल वेक्टर ना। हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था यूनिट वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। और मैंने आपको बताया, अब देखिए यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला यहां यूज हो जाएगा। कैसे, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर आपको निकालना है तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो यहां पर इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो आप इसको, इस वेक्टर को ऊपर लिखो और इसके मैग्नीट्यूड को नीचे लिखो। तो देखो ऊपर तो हमने वेक्टर लिख दिया और नीचे इसका मैग्नीट्यूड लिख दिया। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और ले लो इसका रूट। तो आपके पास यहां से आ जाएगा आंसर। तो देखिए कितनी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को कर लिया, है ना। तो बहुत आसानी के साथ ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बहुत ही आसान यूनिट है, बस थोड़ा सा वेक्टर से घबराना नहीं है। वेक्टर कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं होता है, वेक्टर बहुत आसान होता है, बस उसको थोड़ा सा समझना है। कुछ स्टूडेंट वेक्टर के नाम से ही डर जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। आपने देखा कितने आसान कॉन्सेप्ट है वेक्टर के। चलिए उसके बाद देखिए यहां पर क्या, सेम क्वेश्चन है, आपको इस सरफेस पे नॉर्मल वेक्टर निकालना है, इस पॉइंट पर सेम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट देखिए यहां पर क्या है, आपको इफ यू दे रखा है, वी दे रखा है और डब्ल्यू दे रखा है। आपसे क्या कहा कि प्रूव करिए कि जो ग्रेडियंट यू है, ग्रेडियंट वी है और ग्रेडियंट डब्ल्यू है, ये कोप्लेनर वेक्टर है। भाई सीधी सी बात है, ग्रेडियंट वेक्टर होता है। तो हमसे जो ग्रेडियंट यू है ये भी एक वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। हमसे ये पूछा है कि ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है, ऐसा आप प्रूव करिए। यानी कि सबसे पहले तो हमें इन तीनों फंक्शन का ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा, और जब ग्रेडियंट आ जाएगा तो हमें ये प्रूव करना है कि वो जो ग्रेडियंट आए हैं तीनों, वो तीनों के तीनों कोप्लेनर वेक्टर हैं। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर इन तीनों का 0 आ गया तो कोप्लेनर हो जाएंगे। तो पहले तो ग्रेडियंट निकालिए और फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालिए। अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ गया तो इसका मतलब ये कोप्लेनर है, और हमें प्रूव करना है कि ये कोप्लेनर है, तो 100% 0 आएगा। चलिए तो पहले तीनों का ग्रेडियंट निकालेंगे। तो सबसे पहले u का ग्रेडियंट, तो u का ग्रेडियंट निकल गया, देखिए कितनी आसानी से आ जाएगा। फिर आप u का ग्रेडियंट, देखिए u का ग्रेडियंट यहां पर हमारे पास, हाँ u हमारे पास एक्स वाई जेड है, इसका आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका आसानी से आ जाएगा। फिर v का ग्रेडियंट निकालेंगे तो ये v का ग्रेडियंट आ गया। फिर w का निकालेंगे तो w का ग्रेडियंट भी आ गया। फिर उसके बाद ये तीनों के तीनों वेक्टर हैं, इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे। देखिए ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। भाई यहां पर एबीसी नहीं है, ए की जगह ग्रेडियंट u, बी की जगह ग्रेडियंट v और सी की जगह ग्रेडियंट w आ गया। फॉर्मूला लगा देंगे, डिटर्मिनेंट पहली रो में पहले ग्रेडियंट के कोफिशिएंट, दूसरी रो में दूसरे ग्रेडियंट के कोफिशिएंट और तीसरी रो में तीसरे ग्रेडियंट के कोफिशिएंट। और ये जो डिटर्मिनेंट है ये हमारे पास, इसको अब हमें सॉल्व करना है। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं, है ना, या इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें और उसके बाद इसको ओपन कर दें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को यूज करके। तो यहां पर देखो क्या है, अगर मैं यहां पर R2 और R3
इन दोनों को हम ऐड कर दें, R2 एंड R3, तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, हाँ R2 में चेंज R2 प्लस R3, तो पहले तो इसमें से 2 को कॉमन ले लिया और ये मेरे पास आ गया, फिर इन दोनों को ऐड कर दिया तो यहां पर ये हमारे पास आ गया। और आप जरा ध्यान से देखिए, इसमें से हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ जाएगा। आप जानते हैं डिटरमिनेंट से हम कॉमन ले सकते हैं, ये मैंने प्रॉपर्टीज और डिटरमिनेंट आपको जब जैकोबियन पढ़ाया था तब आपको बताई थी, है ना, कि आप डिटरमिनेंट के अंदर से किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कॉमन फैक्टर बाहर निकाल सकते हैं। तो ये कॉमन फैक्टर है, इसको बाहर निकाल दीजिए, यहां 1 1 बचेगा। और अगर किसी डिटरमिनेंट में 2 रो एक जैसी हो जाए, सेम रो आ जाए, तो उसकी वैल्यू 0 होती है, उसको ओपन करने की जरूरत नहीं है ना। डिटरमिनेंट की ये प्रॉपर्टी है कि अगर किसी भी कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम सिमिलर हो जाते हैं तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो यहां पर हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ना कि इसको ओपन करेंगे। तो देखिए हमारे पास वैल्यू आ गई 0, हेंस ग्रेडियंट u ग्रेडियंट v ग्रेडियंट w आर कोप्लेनर वेक्टर्स। तो ये कैसे वेक्टर हो गए, कोप्लेनर वेक्टर हो गए। तो मेरे ख्याल से इतने क्वेश्चंस आपको अभी समझ में आए होंगे। अभी और हम ग्रेडियंट के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए जरा ना, ये फिर से अगेन मैंने दोबारा से फॉर्मूला लिखे, ग्रेडियंट का फॉर्मूला फिर से लिख दिया मैंने, है ना। और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होती है कि जो ग्रेडियंट फाई होता है वो नॉर्मल वेक्टर होता है। चलिए अब यहां पर देखिए नाउ, ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने इससे पहले कराया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ग्रेडियंट के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सब क्वेश्चन आसान है, ठीक है ना। चलिए देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन द सरफेस। अब देखो जरा, यहां पर हमें एंगल निकालना, फाइंड द एंगल बिटवीन द सरफेस, इस सरफेस के और इस सरफेस के बीच में एंगल निकालना है इस गिवन पॉइंट। अब 2 सरफेस के बीच का एंगल कैसे निकलेगा, है ना, ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको वेक्टर के कॉन्सेप्ट मालूम है तो ये बहुत आसान है। देखिए क्यों आसान है, आप सिंपल सी बात है, एक चीज आप ध्यान दीजिए, हमें 2 सरफेस के बीच का एंगल निकालना है, तो 2 सरफेस के बीच में उतना ही एंगल होगा जितना एंगल उन दोनों सरफेस के नॉर्मल वेक्टर के बीच में होगा। दोनों सरफेस के नॉर्मल वेक्टर के बीच में जितना एंगल होगा उतना ही एंगल उन सरफेस के बीच में होगा। बात समझ में आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लेन, ये बोर्ड एक सरफेस है, क्या है, ये एक सरफेस है, ठीक है ना, और एक सरफेस ऐसे है हॉरिजॉन्टल। अब देखो, अगर मान लीजिए इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। अगर मैं इन दोनों पे नॉर्मल ड्रॉ करूं, नॉर्मल इस पे भी और इस पे भी, तो इनके नॉर्मल के बीच का एंगल भी उतना ही होगा। आप क्लास 12 में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, जितना एंगल 2 सरफेस के बीच में होता है उतना ही एंगल उन दोनों सरफेस के नॉर्मल के बीच में होता है। तो यानी कि आपको सीधा सीधा यहां पर करना क्या है, आपको इन दोनों सरफेस का नॉर्मल निकाल लेना है, इन दोनों सरफेस का नॉर्मल वेक्टर निकालना है। और इन दोनों सरफेस का नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, इन दोनों का ग्रेडियंट। और जब दोनों के दोनों नॉर्मल वेक्टर आपके पास आ जाएंगे, दोनों ग्रेडियंट आपके पास आ जाएंगे, तो आप कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। मैंने अभी बताया आपको वेक्टर में इंपॉर्टेंट था कॉस थीटा, क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। अब यहां पर ए क्या होगा, ग्रेडियंट होगा पहले सरफेस का, और बी वेक्टर क्या होगा, दूसरे सरफेस का ग्रेडियंट होगा। तो इस तरीके से आप दोनों सरफेस के बीच में एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए बहुत आसान तरीका, पहला सरफेस इसको हमने फाई मान लिया, है ना, फाई मानने के बाद हमने क्या किया, इसका ग्रेडियंट निकाले। तो पहले सरफेस को फाई मान लिया, दूसरे सरफेस को फाई 2 मान लिया। नाउ एंगल बिटवीन फाई 1 एंड फाई 2 इक्वल टू एंगल बिटवीन n1 एंड n2, और n1 एंड n2 क्या है, दोनों सरफेस के ऊपर नॉर्मल वेक्टर है। तो चलिए पहले दोनों सरफेस का नॉर्मल वेक्टर निकालते हैं। तो n1 क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई 1, तो n1 निकाल देते हैं, ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगा के ये आ गया n1। उसके बाद n2 निकाल देंगे, ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगा के फाई 2 का, और यहां पर हमारे पास ये आ जाएगा n2, कहां गया, n2, ये आ गया n2। तो देखो n2 भी आ गया, n1 भी आ गया। n1 क्या है, ग्रेडियंट फाई 1, और n2 क्या है, ग्रेडियंट फाई 2। उसके बाद आप cos थीटा का फॉर्मूला लगाइए, यहां पर वेक्टर आपके पास n1 n2 है, तो फॉर्मूला हो जाएगा n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन n1 का मैग्नीट्यूड n2 का मैग्नीट्यूड। मैंने आपको बोला था 2 वेक्टर के बीच का एंगल साइन थीटा कॉस थीटा दोनों फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, लेकिन साइन थीटा में आता है क्रॉस प्रोडक्ट, वहां से कैलकुलेट करना डिफिकल्ट होता है। कॉस थीटा के फॉर्मूले से कैलकुलेट करना आसान होता है, इसलिए हमने यहां पर कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाया। क्योंकि कुछ स्टूडेंट साइन थीटा का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, आप लगा सकते हैं, आंसर बिल्कुल सही आएगा, लेकिन क्वेश्चन आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक, चलिए तो यहां से कॉस थीटा हमारे पास आ गया, कॉस इनवर्स 8/3 अंडर रूट में 21। तो देखो यहां पर क्या था, ऐसी वैल्यू थी जिसका एंगल हमें नहीं पता, तो हम उसको ऐसे करके लिख देंगे इनवर्स में। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगेन
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकेटीयू में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन पहले भी। नाउ कैलकुलेट एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द सरफेस। अब जरा ध्यान देना, यहां पर क्या पूछा है, हमसे पूछा एंगल, पूछा हमसे कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द सरफेस। इस बार सरफेस तो एक ही है, लेकिन इस सरफेस पे दो नॉर्मल है। दो नॉर्मल कैसे, एक इस पॉइंट पर है और एक इस पॉइंट पर है। भाई मान लीजिए सपोज ये हमारा सरफेस है ना, तो एक नॉर्मल हमारा इस पॉइंट पर आ गया और एक नॉर्मल हमारा इस पॉइंट पर आ गया, तो इन दोनों नॉर्मल के बीच का एंगल पूछा हमसे कितना होगा, है ना। तो इन दोनों सरफेस नॉर्मल को अगर हम पीछे कहीं ना कहीं एक्सटेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं तो कट करेंगे एक दूसरे को, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा ना, ये एंगल पूछा है। तो क्या करोगे आप, देखिए अगेन आप इस सरफेस के ऊपर ग्रेडियंट फाइंड करोगे और एक ही सरफेस के ऊपर दो ग्रेडियंट फाइंड करोगे, एक ग्रेडियंट इस पॉइंट पर और एक ग्रेडियंट इस पॉइंट पर। एक को आप n1 वेक्टर मान लेंगे, एक को आप n2 वेक्टर मान लेंगे और cos थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये हमारे पास सरफेस की इक्वेशन हो गई, इसका हम ग्रेडियंट निकालेंगे, तो इसका ग्रेडियंट आपका आ गया। तो जब आपने ग्रेडियंट निकाला पहले पॉइंट पर, तो इसको हमने बोल दिया n1 वेक्टर, तो ये आ गया n1। और जब आपने इसी ग्रेडियंट का मतलब इसी को आपने कैलकुलेट किया इस पॉइंट पर, तो हमारा दूसरा वेक्टर आ गया और ये हमारा हो गया दूसरा वेक्टर। अब दोनों वेक्टर में क्या करेंगे, आप दोनों वेक्टर में cos थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, तो आपको दोनों के बीच का एंगल मिल जाएगा आसानी के साथ। तो बहुत ज्यादा आसान एंड बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। नेक्स्ट देखिए, थीटा निकालना है आपको। इफ थीटा इज द एक्यूट एंगल, थीटा क्या है, एक एक्यूट एंगल है, मतलब 90 डिग्री से कम है, बिटवीन द सरफेस, एक सरफेस ये रहा, दूसरा सरफेस ये रहा, इस पॉइंट पर, है ना। आपको प्रूव करना है, आंसर भी इस बार कोई दिक्कत नहीं है, ये आंसर आपका आना चाहिए बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह एग्जैक्टली सेम है ना। तो आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रूव दैट, देखिए ये हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट डेल लॉग आर इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन आर का स्क्वायर, है ना। ये एक्चुअल में हम ये यहां पर भी हमारे पास ग्रेडियंट हमें निकालना है, लेकिन यहां पर ग्रेडियंट है हमारा पोलर फॉर्म में। किस फॉर्म में है, पोलर फॉर्म में। देखिए क्या करेंगे, जब भी हमारे पास आर क्या है, यहां पर आर ध्यान रखना, आर वेक्टर जो होगा हमारा यहां पर वो होगा एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। जब भी आपके पास आर वेक्टर आएगा तो ध्यान रखना ये आर वेक्टर क्या है, पोलर फॉर्म में वेक्टर की, है ना। तो यहां पर आर वेक्टर जो होगा वो एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप होगा हमेशा। ठीक, चलिए कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन को करने के हमारे पास दो मेथड है, मैं आपको दोनों बता देता हूं आज। पहला मेथड देखिए क्या है, ये मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारा प्रॉपर मेथड है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको करने होंगे तो इसमें शुरू के 3-4 स्टेप एकदम फिक्स हैं जो आपको करने ही करने। जब भी आपको आर वाला क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि आर वेक्टर जो होता है वो एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप होता है। उसके बाद आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक। और यहां से स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको एक बार इसका पार्शियल डेरिवेटिव आर के एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, एक बार वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, एक बार जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो देखिए जब आर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, वाई के रेस्पेक्ट में ये वैल्यू मिलेगी और जेड के रेस्पेक्ट में ये वैल्यू मिलेगी। इतना करने के बाद अब आप आ जाएंगे जो आपको प्रूव करना है उस पर। तो जो प्रूव करना है उसके लेफ्ट साइड हमने ले ली डेल लॉग आर। डेल लॉग आर का मतलब क्या है, लॉग आर तो स्केलर है, तो दोनों का स्केलर प्रोडक्ट, तो ये एक तरह से फाई है। क्या है ये, फाई है। तो आप अब यहां पर फॉर्मूला लगाइए ग्रेडियंट का और फाई की जगह लॉग आर लिख दीजिए। देखिए तीनों जगह लॉग आर आ जाएगा। अब आप लॉग आर का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, तो याद रहे आर जो है वो कांस्टेंट नहीं है, आर एक्स वाई जेड का फंक्शन है। तो जब आप लॉग आर को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका एक तो 1/r हो जाएगा और आर का हो जाएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स। चेन रूल लगेगा, है ना भाई, लॉग आर का 1/r और आर का डेल आर अपॉन डेल एक्स। अब यहां पर कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर हम जब एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आर को कांस्टेंट मानेंगे तो ये तो 0 होना चाहिए। बेटा यहां पर बिल्कुल सही आप कह रहे हो कि हम एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, लेकिन जो आर है वो आर एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है और ये आर वाई के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है और ये आर जेड के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, तो ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए 1/r और फिर आर का करेंगे तो डेल आर अपॉन डेल एक्स। इसी तरह से यहां पर 1/r डेल आर अपॉन डेल वाई, 1/r डेल आर अपॉन डेल जेड, और डेल आर अपॉन डेल वाई और डेल आर अपॉन डेल जेड और डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। एक वैल्यू ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, उठा के यहां पर सबको रख दीजिए और रखने के बाद जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लीजिए तो आपके पास ये आ जाएगा। यानी कि ये क्या है, ये तो आर वेक्टर है,
तो आपके पास आ गया डेल लॉग आर, आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा कैसे आपको इस क्वेश्चन को प्रूव करना है, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। ये देखिए डेल आर की पावर एन इन इक्वल टू एन आर एन माइनस टू आर वेक्टर, ये हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, और उसके बाद हमें डेल वन अपॉन आर भी कैलकुलेट करना है। देखो अब इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से आपको कराता हूं, ठीक, लेकिन ये जो मैंने कर रखा है ये प्रॉपर मेथड है। अगर ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आप इसी मेथड से इसको करेंगे, है ना। अगर आपको 2 नंबर में पूछा जाता है तो मैं जो अभी दूसरा मेथड बता रहा हूं आप उस मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो हमें ये शो करना है, कैसे करेंगे। तो अगेन जब भी आपको आर दिखाई दे तो स्टार्टिंग के स्टेप तो सेम है, आर वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड आ गया, स्क्वायर आ गया, डेल आर अपॉन डेल एच, डेल आर अपॉन डेल वाई, यहां तक सेम रहेगा। ये तो आपको सभी क्वेश्चन में करना ही करना है, ये स्टेप आपके फिक्स है। अब आगे देखो, डेल आर की पावर एन है, लेफ्ट साइड ले लेंगे, तो यहां पर आर की पावर एन फाई का काम कर रहा है, तो आप ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगाएंगे और फाई की जगह आर की पावर एन, आर की पावर एन, आर की पावर एन लिख देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए आर की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन आर की पावर एन माइनस वन और डेल आर अपॉन डेल एक्स, क्योंकि आर अगेन एक्स वाई जेड का फंक्शन है, ठीक है। तो तीनों जगह पर एन आर की पावर एन माइनस वन, एन आर की पावर एन माइनस वन, एन आर की पावर एन माइनस वन आ जाएगा, और डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल आर अपॉन डेल जेड भी आ जाएगा। उठा के इनकी वैल्यू रख दीजिए तीनों की, जब आप वैल्यू रखेंगे तो आपको ये मिलेगा, और इसमें से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लीजिए, तो नीचे से आर कॉमन आएगा, ऊपर से एन आर की पावर एन माइनस वन कॉमन आएगा, और यहां पर बचेगा आर वेक्टर। अब आर वेक्टर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, अब जरा यहां पर ध्यान देना, ये आर वेक्टर है, हाँ, इस आर को ऊपर ले जाके माइनस करेंगे तो एन आर माइनस एन आर की पावर एन माइनस टू हो जाएगा इंटू आर वेक्टर, और शायद हमें यही तो प्रूव करना था, तो हमारा आ गया कंप्लीट, हेंस प्रूव्ड। बात समझ में आ गई। अब आपको आगे क्या पूछा, हेंस इवेल्युएट डेल वन अपॉन आर, आपको डेल वन अपॉन आर को भी इवेल्युएट करना है। कैसे इवेल्युएट करेंगे, आप इसी में जो आपने प्रूव किया है यहां पर एन की जगह माइनस वन रख दो, क्यों, क्योंकि देखिए वन अपॉन आर कब आता है, जब आर की पावर माइनस वन होती है, तो यहां पर एन की जगह माइनस वन रख देंगे, तो और दोनों साइड में रखेंगे तो इधर भी माइनस वन हो जाएगा, तो यहां पर वन अपॉन आर माइनस वन, आर की पावर माइनस थ्री आर वेक्टर आ जाएगा, यानी कि आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी ये, ठीक है ना। तो इजिली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कितना आसान है इसको प्रूव करना। अब देखो इसका दूसरा मेथड, जरा ध्यान देना, इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास एक डायरेक्ट मेथड भी होता है। क्या होता है, डायरेक्ट मेथड। देखिए डायरेक्ट मेथड क्या है, लेकिन देखिए इस मेथड से जनरली क्वेश्चंस नहीं करते बच्चे, है ना, या जो टीचर्स है वो भी इस मेथड से जनरली क्वेश्चंस नहीं कराते हैं, इसलिए अगर 2 मार्क्स में आए क्वेश्चन तभी आप इस मेथड से करना, है ना, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आप जो मैंने बताया आपको उसी मेथड से आप करेंगे। देखिए क्या होता है डायरेक्ट मेथड, जैसे हमारे पास डेल आर की पावर एन है ना, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। जैसे हमारा, अगर मैं आपसे बोलूं कि डी अपॉन डी एक्स आर की पावर एन है या एक्स की पावर एन है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो आप सब जानते हैं एन मल्टीप्लाई में आ जाएगा, भाई डिफरेंशिएशन का बेसिक फॉर्मूला एन एक्स की पावर एन माइनस वन होता है। सिमिलर जब आप किसी का ग्रेडियंट लेते हैं तो इसका फॉर्मूला भी एन आर की पावर एन माइनस वन होता है। अंतर सिर्फ इतना है कि यहां पर आपके पास आ जाता है आर कैप, यहां पर क्योंकि ये ग्रेडियंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें तो कुछ वेक्टर आता नहीं। तो जब देखिए फॉर्मूले दोनों सेम ही है, बस इसमें आर कैप आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसमें आर कैप आ जाएगा, इतना ही अंतर है। ठीक, चलिए अब जरा आगे देखें। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए जैसे हमारा जो क्वेश्चन था क्या था, हमें प्रूव करना था डेल आर की पावर एन इक्वल टू एन आर की पावर एन माइनस टू आर वेक्टर। देखो कितनी आसानी से प्रूव हो जाएगा। मैं अगर इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं जो कि हमारे पास है डेल आर की पावर एन, है ना, यही था ना डेल आर की पावर एन। अब यहां पर देखो जरा फॉर्मूला लगाते हैं। क्या लगाते हैं, फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला हम लगाते हैं यहां पर, देखो तो इस फॉर्मूले को जब मैं लगाऊंगा तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एन आर की पावर एन माइनस वन आर कैप हो जाएगा ना। आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है,
एन आर की पावर एन माइनस वन इंटू आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही फॉर्मूला होता है ना। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखें, एन आर की पावर एन माइनस वन इंटू आर वेक्टर अपॉन आर। भाई आर के मैग्नीट्यूड को आप आर लिख सकते हैं केवल। अब ये आर जब ऊपर जाएगा तो आपके पास देखिए फाइनल आंसर क्या मिलेगा आपको, डेल आर की पावर एन इज इक्वल टू एन एन आर की पावर एन माइनस टू और आर वेक्टर, आर वेक्टर। क्या यही प्रूव करना था आपको? देखिए यही प्रूव करना था, तो कितनी आसानी से प्रूफ हो गया, है ना। अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन अगर आता है तो इस मेथड से आप करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपको कोई रिस्क हो। हाँ 2 मार्क्स में तो फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब आगे देखें, नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो बिल्कुल सेम है, डायरेक्ट मेथड से तो बहुत ही आसान हो जाएगा ये, है ना। तो अगर आप 2 नंबर में आता है तो आप डायरेक्ट ग्रेड, देखिए आपको ग्रेडियंट आर निकालना है, ग्रेडियंट आर, तो अगर आप इसको डायरेक्ट मेथड से करते हैं तो कितना आसान हो जाएगा ग्रेडियंट आर। यहां पर सीधे सीधे जब आप आर की पावर कितनी है 1, 1 इंटू आर की पावर 1 माइनस 1 करेंगे और आर कैप, तो ये तो आपके पास 1 ही आ जाएगा, सीधा आएगा आर कैप। क्या आएगा? आर कैप। आर कैप का फॉर्मूला क्या होता है? आर वेक्टर अपॉन आर। प्रूफ हो गया। बाकी दूसरा मेथड मैंने आपको बता ही दिया कैसे करना है, और दूसरा मेथड भी बहुत ज्यादा आसान है, थोड़ा लेंथी जरूर है लेकिन बहुत ज्यादा आसान है, उसके स्टेप फिक्स है क्या क्या करना है आपको। तो पोलर फॉर्म वाले क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर जो हमारा ग्रेडियंट है वो कंप्लीट हो गया, ग्रेडियंट के मैंने लगभग आपको सभी टाइप के क्वेश्चन जो है वो करा दिए हैं। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव।